संविधान लागू होने के बाद ऐसा फैसला आया नहीं। निश्चित रूप से देखिए, लोकतंत्र केवल खत्म होता जा नहीं रहा है, बहुत कुछ खत्म हो चुका है। और इस सारे को, लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने में जितनी बड़ी भूमिका सरकार की है, उससे कम भूमिका चुनाव आयोग की नहीं है। चुनाव आयोग की आखिर जिम्मेदारी क्या है? उन्होंने तो पूरे लोकतंत्र को तबाह करने में महती भूमिका अपनी निभाई है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब प्रधानमंत्री लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की चयन करेंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से ऐतिहासिक फैसला है, जैसा आपने कहा, और सभी लोगों को इसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए और कोर्ट को धन्यवाद भी देना चाहिए। जो फैसला आया है, वाकई में ऐसे फैसले की जरूरत थी, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और उस हत्या करने में सरकार के साथ साथ जब चुनाव आयोग भी शामिल हो जाए, तो इससे ज्यादा गंभीर कोई बात हो नहीं सकती। तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक फैसला है और संविधान लागू होने के बाद ऐसा फैसला आया नहीं। निश्चित रूप से देखिए, लोकतंत्र केवल खत्म होता जा नहीं रहा है, बहुत कुछ खत्म हो चुका है। और इस सारे को, लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने में जितनी बड़ी भूमिका सरकार की है, उससे कम भूमिका चुनाव आयोग की नहीं है। चुनाव आयोग की आखिर जिम्मेदारी क्या है? जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत एक बड़ी बात कही है कि जो वोटिंग की प्रक्रिया है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो अच्छी से मजबूत सरकार को भी धराशायी कर देती है। ये एक बहुत ही लोकतंत्र के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होना बहुत जरूरी है। और इसी सब में लगातार कमी आ रही। अगर हम टीएन शेषन साहब का काल निकाल दें, जो 1990 से लेकर 1996 तक का था, उस काल को निकाल दीजिए, तो उसके बाद में कुछ और चुनाव आयुक्त जो हैं थोड़े मजबूत आए। लेकिन उसके बाद और विशेषकर इस सरकार में जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है, ये यूं कहें कि मुख्य चुनाव आयुक्त काम कर रहे हैं, उन्होंने तो पूरे लोकतंत्र को तबाह करने में महती भूमिका अपनी निभाई है। इसलिए यह फैसला बहुत अच्छा फैसला है। अब तक तो सरकार ने जिसको चाहा उसी को नियुक्त कर दिया। अभी जैसे जो इस समय वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको भाई आज उन्होंने वीआरएस लिया, 24 घंटे पूरे नहीं है, उनके फाइल क्लियर करके उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। तो मतलब आप ये क्या कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं? ये आप ये करें, आप जिसको ठीक समझते हैं, अपने हिसाब से ठीक समझते हैं, जो आपको चुनाव प्रक्रिया में मदद करे, आप उसको बना के खड़ा कर देते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों पर रोक लगना बहुत जरूरी था। लेकिन इस फैसले में मैं एक चीज अभी मानता हूं, यह सही है कि जो चुनाव आयुक्त की, मुख्य चुनाव आयुक्त की और जो दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति करने के लिए 3 लोगों का पैनल होगा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर हैं और लोकसभा में जो सबसे बड़े दल के नेता हैं, या यूं कहो कि विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन 3 लोगों का जो पैनल बनाया गया है, यह अच्छी बात है। लेकिन इसका लाभ जब तक नहीं मिलेगा, जब तक जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, और जो 2 और चुनाव आयुक्त हैं, जब तक उनको इस फैसले के अंतर्गत हटाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो बने ही रहेंगे। तो फैसले का मतलब क्या हुआ? भाई, फैसला तभी तो लागू होगा जब ये लोग हटेंगे। और इन लोगों का हटते हटते इन 4-5 राज्यों में जो चुनाव बचे हैं, इन राज्यों में चुनाव हो जाएंगे, जिसमें कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और आपका मध्य प्रदेश है। और इसके बाद जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मार्च के लगभग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उसकी, अपने लोकसभा चुनाव की फरवरी मार्च में। देन यही सब बने रहता, और इन्हीं को अगर एक्सटेंशन दे दिया, जबकि पूरी संभावना है कि सरकार जब अपने आदमी को लेकर आई है और चाहती है चुनाव प्रक्रिया को अपने कंट्रोल में रखना, प्रभावित करना, अपने हिसाब से जो उसको चलाना, तो स्वाभाविक है इनको एक्सटेंशन देंगे। सो जब तक इन तीनों को नहीं हटाया जाएगा, और इन तीनों को हटा के जितनी जल्दी हो सके इन तीनों के पैनल के हिसाब से, पैनल के द्वारा
नए मुख्य चुनाव आयुक्त की और दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, तब तक इस फैसले का कोई बहुत ज्यादा असर आपको होगा मुझे लगता नहीं। आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा हम नहीं जानते। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो भी एक बात ध्यान देने है कि जब तक संसद कोई कानून न बनाए तो कल अध्यादेश लाके वो जो चाहे कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है इसको भी अध्यादेश लाके खत्म कर सकते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत काम अभी करने की जरूरत है। यह निश्चित रूप से अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। और इसमें एक और जो बात है वो और अच्छी बात है कि न केवल मुख्य चुनाव आयुक्त बल्कि जो दोनों और चुनाव आयुक्त हैं उनको भी मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह ही समान अधिकार मिलेंगे। ये एक बड़ी बात है। अगर मैं आपको बताऊं शालिनी, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, हम जो ईवीएम के विषय में लगातार ईवीएम के विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं 30 मई 2019 से, जब से मोदी सरकार ने दोबारा शपथ ली तो हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारे उस आंदोलन के दौरान जो हमने 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और हमने जो अपना हैंड बिल बनाया, तो मैं ये देखें आपको ये जो हैंड बिल है हमारा, ये देखें ये हैंड बिल है हमारा, बाकायदा लिखा हुआ है, ईवीएम के विरुद्ध में है। ये आजादी की दूसरी लड़ाई करके हमने ईवीएम हटाओ, वीवीपैट हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, ये जो हमने किया हुआ है। तो इसमें जो सारी चीजें आप देखेंगे जो इसमें हमने डिमांड अपनी करी है, ये देखिए ये जो डिमांड है हमारी, ये पीछे जो है 11 डिमांड है। इन 11 डिमांड में से डिमांड नंबर 7 और 8 क्या लिखा है? 7 और 8 पर 7वें नंबर पर लिखा है सभी चुनाव आयुक्तों को चुनने की प्रक्रिया पारदर्शी हो और उन्हें एक पैनल जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, एक ईमानदार वरिष्ठ और प्रतिष्ठित पत्रकार और एक ईमानदार वरिष्ठ प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता हों। तो इन 2 को नहीं रखा, बाकी 3 का है। तो ये डिमांड हमारी पहले से है, आप समझ सकते हैं। तो केवल इनको करने से नहीं, चुनाव में और भी बहुत सुधार की जरूरत है। एक चीज और आप देखिए जो 8 नंबर पर लिखा है कि तीनों चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह ही सभी संवैधानिक और कानूनी अधिकार समान रूप से दिए जाएं और उन्हें भी समान रूप से संवैधानिक संरक्षण दिया जाए। तो ये वो डिमांडें हैं जो बहुत जरूरी हैं। लेकिन इसके अलावा जो और चीजें जरूरी हैं वो ईवीएम का हटना जरूरी है। पूरे देश में चुनाव का एक ही दिन में और बैलेट पेपर के माध्यम से होना जरूरी है। हमारे पास संसाधनों की, चाहे पैसे के संसाधन हो, चाहे मानवीय संसाधन हो, कोई कमी नहीं। 140 करोड़ की हमारी आबादी है, सो सब कुछ हो सकता है, बस इच्छा शक्ति की जरूरत है। और 8-8 फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं, बेईमानी के सारे रास्ते बनाए जा रहे हैं, उन सब पर एक रोक लगेगी। एक निश्चित रूप से एक अच्छा फैसला है। सर एक आखिरी सवाल ये करूंगी कि हमने देखा है कई बार जब चुनाव होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं, चाहे विपक्ष की तरफ से हो या फिर किसी और की तरफ से। लेकिन जब उसी इलेक्शन ऑफ कमीशन की डेट्स आती हैं या फिर दूसरे राज्यों में भाजपा ना जीतकर विपक्ष जीत जाता है तो कहीं ना कहीं ये सवालों का जो दौर होता है, सिलसिला होता है, वो खत्म हो जाता है। ईवीएम पर सवाल नहीं उठता है। लेकिन जहां भाजपा जीतती है तो वहां पर ईवीएम और ईसीआई पर सवाल क्यों? नहीं, जहां भाजपा जीतती है वहां ईवीएम और ईसीआई पे सवाल की बात नहीं है। देखिए मैंने बार बार कहा इस बात को समझने की जरूरत है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। प्रधानमंत्री ने कल ये 3 राज्यों में जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद अपनी जीत का डंका बजाया, ढोल बजाया, नौटंकी की, जैसा वो हमेशा करते हैं। तो जबकि जो जीत है वो किस किस की जीत है? अगर आप त्रिपुरा में देखेंगे तो त्रिपुरा में जो गठबंधन है वो, उस गठबंधन की सीटें ज्यादा आई हैं, बीजेपी की कम आई हैं। ठीक इसी तरह से मेघालय में बीजेपी का बुरा हाल है। और ठीक इसी तरह से नागालैंड में देखें वहां भी गठबंधन की सीटें ज्यादा हैं। और वहां त्रिपुरा में, और वहां पहले ही गठबंधन में थे, उससे भी कम आई है परसेंटेज में, वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ है। फिर भी कह रहे हैं सब बड़ा जीत का डंका। तो प्रधानमंत्री की आदत है नौटंकी करने की, तो वो नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन बात जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि प्रधानमंत्री को ईवीएम की बात करने की क्या जरूरत? जब तुम करते ही नहीं गड़बड़ जैसा तुम कह रहे हो तो तुम्हें ईवीएम पर चर्चा करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब यह है कि चोर की डाले में तिनका। तुम जो ईवीएम की बात कर रहे हो निश्चित रूप से ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी तुम करते हो, पर करते कहां हो ये जो देखने की बात है। लोकसभा के चुनाव में होती है बाकायदा गड़बड़ी, और इसके अलावा गुजरात के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में, गुजरात क्योंकि प्रधानमंत्री का गृह राज्य है और उत्तर प्रदेश आरएसएस की नई प्रयोगशाला है और देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा सीटें 80 सीटें आती हैं।
यहां पर मुख्य रूप से बेईमानी की जाती है, ईवीएम के माध्यम से घोटाला। तो लोगों का यह कहना या किसी का यह कहना, या जैसे प्रधानमंत्री कल कह रहे कि ईवीएम पे अभी शोर मचना शुरू हुआ नहीं हुआ, ये ईवीएम पे सवाल हम आज से नहीं तब से उठा रहे हैं। और ईवीएम पे सवाल मैं खुद कहता हूं, क्या इस देश के जो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है, जितने फैसला दिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस जानते हैं ईवीएम कैसे काम करती है? क्या 24 हाई कोर्ट है, उनके सारे जजेस जानते हैं ईवीएम कैसे काम करती है? क्या इस देश में जितने भी जो 740 जिले हैं, उन जिलों में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट जज, सीजेएम, सिविल जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, मजिस्ट्रेट, इस देश में जितने भी कलेक्टर हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी वकील हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जितने भी पीएचडी वाले हैं, जितने भी पढ़े लिखे हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री और इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, क्या वो जानते हैं ईवीएम कैसे काम करती है? कोई नहीं जानता ईवीएम कैसे काम करती है। इस देश के 99% वोटर नहीं जानता ईवीएम कैसे काम करती है। क्या ये अकेला कारण नहीं है कि ईवीएम को हटा दिया जाए? बावजूद उसके ईवीएम की बात कर रहे हैं। तो ईवीएम पे सवाल थे, ईवीएम पे सवाल रहेंगे। तो जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप जी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, हाजिर होंगे एक नए मुद्दे एक नए वीडियो के साथ। आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन रोहित के साथ शालिनी झा, उत्तर प्रदेश, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।